अब से कुछ ही हफ्तों में आप सभी माँ बनने वाली हैं। कोई भी नया सफर शुरू करने से पहले ना पुराना इमोशनल बैगेज उसे अलविदा कह देना चाहिए। When I was 19, I was earning and I was studying. सब कुछ मैं खुद से हैंडल कर रही थी अपनी लाइफ में। My father said that I don't have money. उनके पास था नहीं। लड़की पे कौन इन्वेस्ट करता है? That's why I want girl. तो मैं उसको इतने अच्छे से रेस करूंगी, एक एग्जाम्पल सेट होगा लाइफ में कि हाँ लड़कियां भी बहुत कुछ करती है। ऑलरेडी 2 मिसकैरेज हो चुके हैं मेरे और सेकंड ट्यूब जो है रिमूव हो गई है क्योंकि उसमें बेबी भी बर्स्ट हो गया था। एक जैसा झटका नहीं लगता है एकदम, दूसरा सेकंड मिसकैरेज होता है तो बहुत तकलीफ होती है कि अब आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये तो इनको बेबी बॉय भी चाहिए। सौरभ, क्या लगता है आपको बेटा होना जरूरी? आप दोनों में सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला कौन है? हाँ मैं। आपको नहीं लगता कि इस चीज को अभी कंट्रोल करना चाहिए? आज लड़े कल बोले, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? हम ऐसे बेवजह तो कहते नहीं है। मतलब जैसे ये चिल्ला दे तो मेरे दिल पे बहुत लग जाती है, तो मैं अपने आप कैसे समझाऊं? अब से कुछ ही हफ्तों में आप सभी माँ बनने वाली हैं। एक नया सफर, एक नया जन्म। और कोई भी नया सफर शुरू करने से पहले ना पुराना इमोशनल बैगेज उसे अलविदा कह देना चाहिए। तो अभी मैं आप सभी को पेन और पेपर दूंगी और आपको उस पर अपना कोई भी एक तकलीफ या कोई भी एक दर्द लिखना है जिसने आपको अब तक बांध कर रखा है। तो सबसे पहले स्वीटी आइए, बताइए आपने क्या लिखा है। मैं सब संभाल लूंगी, ये एक बोझ है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही, मैं 16 की एज से मैंने अपना वर्क करना शुरू किया बिकॉज पापा को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने यही बोला कि मैं संभाल लूंगी क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ और भाई नहीं है, तो कभी पेरेंट्स को ये ना लगे कि बेटा नहीं था इसलिए नहीं संभाल पाई। मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, मैंने बोला कि आप बैठो मैं करूंगी। एक ऑफिस में गई थी क्योंकि वहां पर 18 से पहले नहीं लेते, तो मेरे को सैलरी कैश में मिलती थी और इस वजह से वो मुझसे डबल काम करवाते थे क्योंकि मुझे नीड थी उस टाइम पे। एक दिन पापा को ऐसी अटैक भी आया इन चीजों को लेकर। मैं अपने प्रीवियस ऑफिस में गई अपनी सैलरी मांगने के लिए, तो उन्होंने बहुत बेइज्जती करी कि हमेशा पैसे की भूखी है क्या तू। तो हर जगह पे फ्रेंड्स को, फैमिली को, हस्बैंड की फैमिली को, सबको ये बोला कि मैं संभाल लूंगी। लेकिन सबने एक तो रोबोट समझ लिया कि इसको पेन नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं ही सब संभाल लूंगी, ठीक है, लेकिन मुझे खुद को भी अभी संभालना है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब से आप अकेले कुछ नहीं संभालेंगे और इसके साथ हम आपके मन का बोझ हल्का करेंगे। ये लीजिए, आइए। थैंक यू। निलिका, अब आप आ जाइए। मेरा ऐसा कोई बोझ नहीं है बट एक रिग्रेट है लाइफ में। मैंने अपना स्पोर्ट्स डिसकंटिन्यू कर दिया था, बीइंग अ नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल स्कूल के बाद, क्योंकि घर वालों ने बोला जल्दी से फ्लाइंग कर लो, जल्दी से जॉब लग जाएगी। बट फ्लाइंग करके आने के बाद रिसेशन इतना बुरा हिट हुआ कि मुझे 6 साल तक जॉब नहीं मिली और उन 6 साल में ऐसा लग रहा था कि अब लगी तो ना स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर पाई और ना ही कॉलेज लाइफ देख पाई। तो वो रिग्रेट ना आज तक है लाइफ में और मैं चाहती हूँ कि उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ूं और अपने बच्चे को स्पोर्ट्स कंटिन्यू कराऊं और खुद भी करूं। That's it. Yes. थैंक यू, दैट इज करेक्ट। मैं अपने माइंड में से थोड़ी सी वो नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, वो सब निकालना चाहती हूँ और बस आने वाला बच्चा जो भी हो, बेटा बेटे, बस वो अच्छा हेल्दी आए और बस एकदम खुश हो, बस ऐसा ही। So I want to let go of my strong personality.
बिकॉज मैंने खुद अपने लिए इतनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया कि मैं किसी से हेल्प नहीं मांग पाती। मैंने अगर मुझे नीड भी है तो भी नहीं मांग पाती। तो ये बाउंड्रीज मैं खुद ही ब्रेक करना चाहती हूँ। When I was 19, I was earning and I was studying. सब कुछ मैं खुद से हैंडल कर रही थी अपनी लाइफ में। मतलब I don't want to cry right now. My father said that I don't have money. So वो दिन है और आज का दिन है, एक पैसा नहीं लिया उससे मैंने, दिया लिया नहीं। घर के पास था नहीं, हाँ, मजबूरी थी। हाँ, बिकॉज मैं लड़की पे कौन इन्वेस्ट करता है? That's why I want girl. और मैं उसको इतने अच्छे से रेस करूंगी, एक एग्जाम्पल सेट होगा लाइफ में कि हाँ लड़के भी बहुत कुछ करती है। मतलब जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेंगे तब आप लड़की नहीं हो, तब आप बेटा हो। और जब बेटी कुछ मांगेगी तब आप बेटी हो, आपके सामने लिमिटेशंस। अगर आज आप अपने पापा से कुछ कह पाती, क्या कहती? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करके देखिए। लाइफ बहुत अच्छी है, लड़के भी उतना ही करते हैं जितना लड़के करते हैं, इनफैक्ट ज्यादा करते हैं। ज्यादा। और अगर आपके पिताजी आज देख रहे हैं, ये उनसे कहूंगी कि आज उनकी बेटी की वजह से ये सब परिवार यहाँ एक साथ आ पाए हैं, एंड यू आर मेकिंग अस प्राउड। थैंक यू। थैंक यू। So ma'am, in 2025 April I conceived, but मेरा regret है, पोस्ट तो नहीं कहेंगे, regret ये है कि I was not prepared at that time. मैं इतना ज्यादा केयरलेस थी कि मेरे को कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे, किसी को भी नहीं बताया था फैमिली में। उसके बाद मैं ट्रैवल करने भी चली गई। मतलब हमारे इन-लॉज आए हुए थे और वैष्णो देवी का ट्रिप प्लान था। ट्रेन में जाते जाते बीच में वैष्णो देवी के रास्ते में ही मेरा मिसकैरेज हो गया, और इसका पूरा ब्लेम मैंने बहुत महीनों तक अपने आप को दिया। इनफैक्ट मैंने उस टाइम भी पनिशमेंट अपने आप को देना जरूरी समझा। ये मेरी वजह से ही हुआ है, बिकॉज आई वाज केयरलेस एंड आई डिसाइडेड टू डू चढ़ाई पर वैष्णो देवी। और मैंने प्रॉपर भवन तक चढ़ाई करी उस पेन में। मैंने अपने इन लॉज को तब भी नहीं बताया जब साथ में चढ़ाई कर रहे थे भवन पर। नंगे पैर में उस पे माता से बार बार यही पूछ रही थी कि आपने मेरे साथ ये क्यों करा। और मैंने उसके 5-6 महीने तक मैंने भगवान की पूजा ही नहीं करी। मैं आई और मैंने मंदिर में जोत तक नहीं जलाई कि मेरे मन ही हट गया था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है टाइप्स। और फिर मैंने धीरे धीरे उस चीज से रिकवर करना शुरू किया। मैंने फिजिकली खुद पर ध्यान दिया। उसके बाद माता के नवरात्रे आए, मुझे पता चला कि मैं कंसीव करा है मैंने। और मैं इतनी डरी हुई थी इस टाइम कि मैंने पहले दिन से, जब से पता चला, मैं डॉक्टर के पास गई, पूरा कंसल्टेशन लिया उनसे, सब कुछ बहुत ध्यान से करा। ऑल्दो आई वाज एक्टिव, बट मैं ऐसा बिहेव कर रही थी कि मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मैं हर चीज फूक फूक के कदम रखना, कहीं ट्रैवल नहीं करना, मैं कहीं घूमने नहीं गई। 4th-5th मंथ होने के बाद मैंने फैमिली में सबको बताया। बट मैं उस चीज के चक्कर में मैं पहले बहुत फनी पर्सन थी और मैं रील्स बनाती थी। मुझे पता है उस चीज की वजह से मैं इतनी सीरियस हो गई हूँ लाइफ में कि अभी मैं वो सब कुछ करती हूँ तो वो नेचुरल नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि ये एक बोझ है। ये बोझ ना आगे से आपकी जिंदगी में बिल्कुल नहीं आएगा, ताकि आपका वो बबली सेल्फ इट कम्स आउट एंड वी ऑल कैन एंजॉय दैट। मैं जब 2 साल की थी तो आई लॉस्ट माई मदर, सो आई मिस सो मच। दादी ने रखा है, और अगर हम सड़क पे कहीं जा रहे हैं तो लोग बोलते थे देखो बेचारी इसकी माँ नहीं है एंड ऑल। अभी मेरे पास में एक्सटेंडेड फैमिली है, आई एम हैविंग नो माइका। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मैं वो प्यार दूं जो मुझे नहीं मिला। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे मन में हमेशा एक बोझ था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें मैं खुद को और मेरी फैमिली को प्राउड फील करा सकूं। कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन विलेज शिमला एज अ डांसर क्रिएटर, बहुत कुछ सुनने को मिला है। और मेरी मॉम हमेशा बोलती थी कि कब तुमको लग जानेंगे, कब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड नाउ इज द टाइम। आई फील वेरी इमोशनल एंड फाइनली रिलीव्ड कि ये बोझ आज इस सेट पे खत्म हो जाए। प्राउड ऑफ यू। ट्रस्ट मी, बच्चे अपनी किस्मत लेकर आते हैं और अपनी माँ की किस्मत भी बदलते हैं।
मेरा फेयर है, फेयर ऑफ लूजिंग समवन बिकॉज ऑफ माय फर्स्ट मिसकैरेज। वो चीज अभी भी हॉन्ट करती है। अभी भी जो किट है ना, वो अभी भी मेरे पास है। मैं ये नहीं बोल रही, ऑब्वियसली ऐसे बहुत से मॉम्स के साथ होता है, बट हाँ अभी भी हॉन्ट करता है वो थॉट, स्टिल हॉन्ट करता है। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि वो थॉट मुझे हॉन्ट करे, तो वही एक बैगेज है। ये भाई आप अपने दर्द से आजाद। हाँ, थैंक्स। मैम 3 साल पहले मेरी टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी और ऑलरेडी 2 मिसकैरेज हो चुके हैं मेरे, और मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि तीसरा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरी सेकंड मतलब ट्यूब जो है रिमूव हो गई है और दूसरे ट्यूब में PCOS था, और रिमूव तब हुई क्योंकि उसमें बेबी भी बर्स्ट हो गया था। तो एक जैसे झटका नहीं लगता है एकदम आपने, जैसे दूसरा सेकेंड मिसकैरेज होता है तो बहुत तकलीफ होती है कि अब आएगा कि नहीं आएगा। और मतलब समझ के मतलब ये तो इनको बेबी बॉय भी चाहिए, और मेरी मम्मी लोग को भी मतलब बॉय नहीं है। मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं है ऐसा गर्ल बॉय, आजकल गर्ल ही सबसे आगे निकलती है, लेकिन समाज के लिए और इन लोग के लिए तो बॉयज अच्छा है। मतलब एक तो होना चाहिए, मतलब फैमिली कंप्लीट। बस भगवान ने मुझे अच्छा दे दिया, जब से ये पेट में आया तब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। एक माँ को बेटी हो या बेटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन आज भी परिवारों को फर्क पड़ता है कि बेटा या कोई एक बेटा होना बहुत जरूरी है। हमने भी ये चीजें देखी, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी 2 बेटियां हुई हैं और मेरी बहन को भी 2 बेटियां हुई हैं, लेकिन हमने अपने खुद के दम पर उस पूरी कहानी को एक नया रूप दिया है। तो बेटियां सक्षम हैं। ये तो है, मेरी नानी को भी बेटी है, मेरी मम्मी को भी बेटी है, मुझे भी बेटी है और मेरी बहन को भी बेटी है। ये सब ताना नहीं मारते हैं समाज, मतलब कि इनकी नानी को भी, मम्मी को भी, बहन को भी, इनको भी। तो अब जैसे होता नहीं है कि ये लोग कहते नाक कट जाएगी अगर फिर से बेटी होगी, मतलब यही डर एक है, जैसे जेनेटिक हो गया हम लोग पे। आपको डरना नहीं है, आप एक सक्षम माँ हैं और आपके लिए उतना ही काफी है। तो अब चाहे बेटा हो या बेटी हो, आपके लिए वो हमेशा खुशियां लेकर आने आइए। और ये है विचारधारा का बोझ जो हमने बहा दिया। थैंक यू। सौरभ, क्या लगता है आपको बेटा होना जरूरी? माँ, बेटे की नहीं है बात, ये है कि कुछ ताना मिलता है, जैसे कि ससुराल के बच्चे से 2 पीढ़ी हो गई अभी तक बेटा नहीं हुआ, तो ये चीज होता है, सुनने को मिलता है, और कोई बात नहीं। पर अगर बाकी आप हम ये सब चीजें नहीं मानते हैं। पर अगर आप साथ देंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं उस कहानी को या पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक ताना जो आप कह रहे हैं व्यवहार है, तो कहीं ना कहीं आप ही जो है अपनी कहानी से बदल देंगे। तो इसलिए उनके दिल पर बोझ ना हो कि अगर बेटा ना हुआ नहीं, हमारे घर से ऐसा कोई इशू नहीं, हमारे घर में ऐसा कोई नहीं बोलता कि उन्हीं के घर में जैसे होते हैं ना, उनके घर से, उनके परिवार से ही है, जैसे पापा चाचा परिवार हो गए, उनका नहीं। हमारे घर से ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हम लोग 3 भाई हैं, उनको तो बेटे तो है ना, हमारे घर में खुद ही बेटा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप ध्यान रखिए ताकि उनका मन जो है हमेशा खुश। जी। वंदना ने देखा, आपने जितनी बात नहीं कही उससे कहीं ज्यादा लंबा पर्चा लिखा। क्या लिखा है आपने? क्या हल्का करना चाहते हैं आप? मैं अपने जीवन में कुछ आगे करना चाहती थी, पर मेरे मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे पढ़ा लिखा के कुछ बना दे। उन्होंने शादी कर दी मेरी। तो फिर शादी के बाद भी सोचा यहाँ में कुछ करूंगी तो भाई परिवार भी संभालना रहता है, फिर उसमें नहीं कर पाई। और मेरे को कुछ कोई बोल भी देता है तो मुझे बुरा लग जाता है। मेंस की वजह से थोड़ा पैर और दुखने लगे, पैर में सूजन आ गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा धीरे धीरे काम करती हूँ, नहीं कर पाती हूँ जल्दी जल्दी। तो वही घर वाले सुनाते हैं? मेरे हस्बैंड भी सुना देते हैं। हस्बैंड भी सुनाते हैं। आज हमने उनको अच्छे से सिखाया ना कि कैसे दुखता है, उसे आपको कोई नहीं सुनाएगा। और अब हम अपने दिन के अंत पर आ गए हैं।
मैं आपसे अलविदा चाहूंगी और आप अपना ख्याल रखें। आप यहाँ अपने नए परिवार के साथ यहाँ रहेंगे और मैं उम्मीद करूंगी कि आप यहाँ स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद। चांदनी, क्या तुमको गुज्जू भैया की याद आ रही है? देखो तुम्हारे लिए 5-6 डॉक्टर आए हैं, जल्दी से अपना बुखार चेक करा लो इनसे। इतना डॉक्टर देखकर हमको बुखार आ रहा है। कैसा लग रहा है अभी आपको? नॉर्मल लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा फुल टर्म है। ओके, 9 months प्रेग्नेंट। हाँ, मैं 36 वीक्स और 6 days। डॉक्टर मैम मेरा भी वाइटल चेक कर लो, मुझे सुसु जाना है। फर्स्ट है ना बेबी? हाँ, फर्स्ट वीक। वोमिटिंग, नोशिया, फीवर? वॉमिटिंग हो जाती है कभी कभी, वो मेरे को हुई है, मतलब पूरा टाइम ही हुई है। हाँ। सारे घबरा गई हूँ मैं, 5 नर्स आए हुए हैं। क्या हुआ मुस्कान? पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम है मुस्कान मलिक। अभी क्या तकलीफ है, क्या करना? हमको कोई तकलीफ नहीं। आप गाना गाते हैं? नहीं, गाना नहीं गाता। डांस करते हैं? नहीं आता है मुझे डांस। डांस हम आपको पर सिखाएंगे। है, शौक है डांस। शौक है आपको डांस का? मेरे घर में सभी लोग हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, सास भी नहीं, ननद भी। तुम क्यों नहीं करती? मैं घर पे उतना मेरे को छूट नहीं मिला ना वो सब करने का। तो शादी से पहले क्या करते थे आप? वही घर का काम वगैरह करते थे, फिर पढ़ाई पूरा हो गया तो शादी का हो गया उसके बाद। बहुत बढ़िया। और साड़ी आपको पहनना इतना सुंदर कौन सिखाया, मुझे ये बताइए। सुंदर लग हम साड़ी पहनते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान जान साड़ी है कि लहंगा है कि चोली कहाँ है, कुछ समझ नहीं आता। मेरी सास आपको अभी देखेगी, जानते हैं कितना खुश होगी आपको देखकर। हमको बोलेगी इन्हीं से दोस्ती करके रखिए और साड़ी पहनना सीखिए। क्या पैम्परिंग में हमें यहाँ पे फुट मसाज मिलेगी? हाँ बिल्कुल कोई दे मैडम, दे यार, बिल्कुल बहुत हेड मसाज भी मिलेगा आपको। यार वो पति आपको से तो ठोक के मिलेगी हेड मसाज, जितना ठुकवाना चाहो हमने। गंदी बात गलत। तूने वो नहीं समझा जो इजी था, मैंने भी समझ लिया। बोलने वाले हैं, सॉरी। तू एक्शन भी गलत किया। अरे मोरी मैया मैं मर गई। सुन, तो बॉम्बे में यही मिस करती हूँ, ये वाला ह्यूमर हर कोई समझ नहीं पाता है। बॉम्बे में ना, हाँ। ये दिल्ली वालों वो अलग है। तेरे सब मिलेगा। मैंने कहा कि तुम सबको मिल सकता है, तुम्हारे पति है, मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी चेंज टॉपिक। हाँ यार, कुछ और इसके लिए क्रेविंग हो जाती है। चाहिए। प्लीज ऐसी बातें भी मत करो अभी। ये गंदी बातें कर रही है ना, देख। अब कर रही ना, शुरुआत हो गई ना। मैंने बोला फूड मसाज चाहिए तेरे को, हेड मसाज भी ठोक ठोक के मिलेगी। इसने ऐसा करते हैं कि ठोक ठोक के मिलेगी। आपका पति आप कैसे प्रपोज किया था, आप बताए हमको। अरे अरेंज मैरिज में भी तो प्यार का इजहार कभी किए होंगे। रोज डे पे प्रपोज किए थे। रोज डे पे प्रपोज किए थे, बताइए क्या बोल रहे थे रोज डे पे? वही मतलब जैसे उनका मूड अच्छा रहता है। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भागते हैं। चुम्मीने से बड़ा चुम्मा होता है। इंग्लिश में बोलते हैं कि हिंदी में बोलते हैं? नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं। आई लव यू बोलते हैं। देखिए आप वंदना जी और ये आपका हस्बैंड है प्रिंस जी। चलो बोल के दिखाइए। अच्छा, आप अपना बोल के दिखा दे। आई लव यू डार्लिंग। अच्छा, ये तो बताओ आपने क्या बोला फिर? आई लव यू टू। फिर क्या किया उन्होंने? फिर करिए ना आगे से। नहीं पप्पी ना दीदी, पप्पी नहीं दी। मैं तो लाजी के हमारे यहाँ मैं खाली हाथ चली गई थी किसी के बर्थडे में। तो बोल रहे थे कि मतलब मैंने बिंदी भी नहीं लगाई, तो बोले चूड़ी नहीं पहनी मायके में। तो मैंने बोला कि ये लगाया, मैंने बोला मैंने बिंदी भी नहीं लगाई। तो बोल रहे हैं कि चलो बिंदी नहीं लगाई, सिंदूर तो लगाया है। लेकिन हम हिंदूज में ऐसा है ना, जितना मानो उतना ही होता है। यहाँ के अब जब बड़े बड़े शहर में जाओ, कोई वैसे पहनता नहीं है। और लिखा है जो किस्मत में, मतलब जो उनका लिखा है, जितना उम्र लिखा है वही होता है। मैंने बोला मैं खुश हूँ, मेरी सांसें चल रही है ना, तो वो जिंदा ही है। सही अगर उसको बात कुछ होगा ना तो मेरी हालत देख के पता चल जाएगा। उसके लिए सिंदूर मंगलसूत्र की जरूरत नहीं। आजकल की लड़कियां इंक्लूडिंग मी और ये लोग, हमारा जो मन कर रहा है वो करेंगी।
हेलो मैम। थैंक यू। आई एम योर साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? हमारी शादी 6.5 2019 में हुई थी। आप बताइए कैसे चल रही है आपकी प्रेगनेंसी? बहुत अच्छी चल रही। पहले प्रेगनेंसी से तो ये प्रेगनेंसी बहुत बेटर है। और आपको कैसे लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड गिफ्ट हमें दूसरा मिलने वाला है, देखते हैं क्या देते हैं। मुझे प्लीज ये बता दीजिए, एक बेबी आने के बाद पहले और आपकी अभी की लाइफ में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट बेबी के बाद थोड़ा सा प्यार जैसे कम हो जाता है। मतलब जैसे अरेंज मैरिज हम लोग की हुई है, एंगेजमेंट हुई थी। जैसे पहले मैसेज में हाय डार्लिंग, हेलो जान, बेबी बोलना, बाबू बोलना मुझे अच्छा लगता है। मतलब इनके फ्रेंड लोग अपनी वाइफ को कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये भी मुझे कहे, लेकिन ये बोलते ही नहीं है। इनको शर्म आती कि क्या है ये। तो हर एक की अपनी अपनी लव लैंग्वेज होती है। जैसे आपकी ये है दैट आपको ऐसे बोलना अच्छा लगता है, तो आपकी क्या लव लैंग्वेज है? मतलब हम जाहिर नहीं करना चाहते, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो बोल देते हैं कि बट हाँ, किसी ना किसी चीज से तो आप जाहिर करते हो। बिल्कुल करते, हर तरीके से करते हैं। सोचते हैं कि मेरी वाइफ है, कितना अच्छा पहने, कितना अच्छा घुमाए, इसको कितना अच्छा प्यार दे। बस यही है कि हम बोलते नहीं, हमको थोड़ा सा वो लगता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी होने के बाद ये सेकंड है, ऑलराइट, तो आपको सेकंड चांस लेना ही था कि मतलब ये प्लान्ड है कि अनप्लान्ड है? मतलब नहीं। प्लान तो हम लोग 3 इयर्स से कर रहे थे, लेकिन 3 इयर्स पहले मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई थी। ओह। तो उसके बाद फिर हमने मतलब हिम्मत हार गए। तो PCOS भी था और मतलब डिफेक्ट भी थी उसमें। जब ट्यूब में डिफेक्ट है तो IVF कराओ चाहे IUI कराओ, कुछ भी मतलब काम नहीं करता है। तो बस गॉड गिफ्टेड है, मतलब मिरेकल है एक तरह से मिरेकल बेबी मेरे है। लिए। क्या इच्छा है आपकी, क्या हो? इच्छा तो यही है कि एक बेबी बॉय हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाए। एक लड़की हो गया, दोनों का शौक हो गया, यही इच्छा है। मेरी बेटी का एक भाई भी आ जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ, राखी मेरा बांधने भाई के है, लिए भाई दूज जो रिवाज होते हैं वो भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी कोई भाई नहीं है। अगर बेटी भी आती है नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। बस ऐसे बाकी रिलेटिव वाले बोलते नहीं है कि अरे जेनेटिक चला रहा है, लड़की लड़की है, लेकिन वैसा है हम लोग के इनके परिवार में तो और खुशी हमारे है। परिवार में तो सब क्योंकि इन लोग लड़के, 3 कोई ही ऐसा भाई कोई हैं। इशू नहीं। इन लोग में लड़के ही लड़के हैं और हम लोग में लड़की ही लड़की है। आप दोनों में सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला कौन है? हाँ, मैं। एंगर इश्यूज हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, इसका इफेक्ट रिलेशनशिप पे तो पड़ेगा ही। तो आप दोनों में ये इस चीज का असर कैसे हो रहा है? सुबह से जॉब में ये रहते हैं, बैठे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता है इन लोग को। तो ये गुस्सा भी करते हैं तो ठीक है, मैं ही मतलब हमेशा बोल देती हूँ चलो ठीक है यार, शॉप से आए थके हैं तो ठीक है, मैं लेट गो कर देती हूँ फिर। बट अभी की सिचुएशन तो थोड़ी डिफरेंट है। अब तक की जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट होती है। जैसे ही बेबी हो जाए एक अनदर लाइफ शुरू हो जाती है। तो आप दोनों इस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं? कभी कभी जैसे जैसे ये गुस्सा हो गया तो थोड़ा टेंशन हो जाती है रात भर। जैसे वैसे भी हम लोग करवट नहीं ले पाते, नींद भी वैसे नहीं आती, तो थोड़ा टेंशन में हम मतलब सोचते रहते हैं कि क्या करें, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जो हो रहा है सही होगा आगे। जितने दिन बात नहीं होगी उतने दिन और मतलब बढ़ते जाते हैं फाइट्स वगैरह। एक दिन बात नहीं होगी तो ये लगता है कि नहीं अब इससे बात करनी चाहिए। 1-2 दिन बात नहीं करते और मुझे ही काम मतलब हर चीज का है। मुझे दवा मंगाना है, ट्यूशन भिजवाना है उसको, या कुछ मंगाना है पर्सनली, तो इन्हीं से बोलेंगे। तो जितनी जल्दी बात हो जाए उतना ही अच्छा है। आपको नहीं लगता कि इस चीज को अभी कंट्रोल करना चाहिए? नहीं, या आपको नहीं लगता कि इस चीज पे आपने थोड़ा अपने गुस्से पे काम करना चाहिए? नहीं, अब कंट्रोल कर लिए। पहले करते थे लेकिन धीरे धीरे उस चीज को अब आदत बना लिए, क्योंकि जो भी गुस्सा होता है तो हम चले जाते हैं, वहां से हट ही जाते हैं। जानते हैं कि यहाँ पे रहेंगे खड़ेंगे तो गुस्सा ही करेंगे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? मैम यही है कि इनका गुस्सा हमेशा मतलब कंट्रोल रहे, कम रहे। अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है तो शायद ये हो नहीं रहा है फिलहाल, तो इसको डेवलप करिए। इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो कैसे कर सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जो और ये है भी चाहते धीरे हैं। धीरे अच्छी होती जा रही है, क्योंकि अब ये वो सोच मिलने लगा है कि हाँ आदत पड़ चुकी है कि हाँ इनका सोच ऐसा ही है, तो क्या मतलब है उसको फिर उनसे बहस करने का लिए। ठीक है, उसकी सोच ऐसा है तो वही। पार्टनर्स में, दोनों भी हस्बैंड वाइफ में सुनना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। सुनने के बाद फिर आप डिसाइड करिए कि अच्छा ये सही कह रही है कि गलत कह रही है, और वही तो करना है। मन की बात कह दी, आज लड़े कल बोले, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है। जो भी है रूम में धीरे से अपना मतलब गुस्सा मतलब तेज मत बोलो, धीमे बोलो। 12 लोग हैं, मतलब कि
सुन लेंगे, खराबी लगेगा, फिर हम लोग एक हो जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। देखो वो बहस हो रही है वो। बस मेरी ये गंदी आदत है कि हम उसको थोड़ा सा तेज आवाज में बोल देते हैं बस, और कोई मतलब वो नहीं है कि हमारी इनकी बहस होती है। क्या हुआ बस- नितिका? कुछ नहीं, बोलो। बस यही बोलना चाहेंगे कि हम ऐसे बेवजह तो कहते नहीं है, मतलब I understand. Please calm down. क्यों रो Right? रही हो तुम? हाँ? रो नहीं? ऐसे मत करो, कोई बात नहीं, नहीं। बस हम भगवान से बोलते हैं कि इनका गुस्सा बस शांत रहे मेरे लिए बस। आपके पति अच्छे, बस बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। नहीं, बहुत अच्छे है, केयरिंग है, हर चीज है, कुछ ऐसा नहीं है, बस हल्का थोड़ा सा गुस्सा है बस। मैं आपको- मतलब जैसे ये चिल्ला देते तो मेरे दिल पे बहुत लग जाती है, तो मैं अपने आप को कैसे समझाऊं? मेरा भाई भी नहीं है कि हम उसके पास चले जाए, मेरे मम्मी पापा भी अकेले हैं, और फिर अपने आप को समझाती हूँ ठीक है चलो। फिर इसका गुस्सा भी कंट्रोल नहीं होता, मैं समझती हूँ दिन भर फ्रस्ट्रेट रहते दुकान में, लेकिन बस थोड़ा लगती है ना दिल पे। देखिए, आप खुद ही देखिए कि आपकी वाइफ कितनी ज्यादा इफेक्टेड है, इस बात को समझिए। नहीं, हम आगे समझते आपके हैं। बच्चे भी सुनेंगे ये हम सारी समझते बातें। हैं, हम हर चीज समझते हैं, लेकिन अभी ये स्टेज लेते हैं इस चीज को। हम बोले हैं कि अगर बोलते भी, अगर कभी मान लो गुस्सा भी आ गया, अभी एकाएक चीज कोई चीज तो सुधर नहीं जाता। अगर गुस्सा करते तो आप वहां से थोड़ी सी चले जाओ उधर से, कि हाँ इनके सामने रहेंगे, इनको और गुस्सा आएगा। अगर हम बोलेंगे, अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसको सुन लो आप, बस यही है। ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है, मैं बोलूंगी ये एक ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। अच्छा अगर थोड़ा होता तो इतनी इफेक्टेड होती क्या आपकी वाइफ? आप प्लीज एक्सेप्ट करिए कि आपको गुस्से का प्रॉब्लम है, एंगर इश्यूज है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी तो उस चीज को सुधार सकते हैं, और हर चीज सुधारी जा सकती है, बिल्कुल, क्यों हर नहीं चीज सुधारी पे जा काम होगा। जब आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री, आप निकल जाइए घर से, आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करिए, सो दैट आपकी वजह से कोई और इफेक्ट ना हो। इनको प्लीज पैम्पर करिए, इनको इम्पोर्टेंस दीजिए, इनको समझिए। सब चीजें अच्छी हैं, बस वही है थोड़ा सा गुस्सा, बाकी और सब चीजें अच्छी है। एक तो अपने गुस्से को चैनलाइज करिए, सही जगह पे आके एक दोनों डिस्कस करिए। आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होने की जरूरत है, आप लोगों में डिस्कशंस होने की बहुत जरूरत है। मतलब कोई भी चीज जितना आप बोलोगे उतना ही आप लोगों में चीजें आसान होती जाएंगी, सिर्फ दोनों जन एक साथ, नॉट विद द फैमिली, ऑलराइट। एंड यस, जितना हो सके आप लोग थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए बाहर, घर के बाहर। आप ये जितना करोगे आपकी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, आपकी उतनी ही बॉन्डिंग इंक्रीज होगी।